अस्सलाम वालेकुम, क्लास आवाज़ आ रही है बच्चों? ओके, 2 मिनट्स वेट कर लेते हैं हम। अभी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको एडमिट कर रही हूँ मीटिंग में। जब तक हम लोग वेट कर लेते हैं सो दैट सब लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। ओके, लास्ट क्लास में हमने कल जो है वो कोर्स आउटलाइन डिस्कस की थी एंड देन हमने ओवरव्यू देखा था कि एक्चुअली जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिज़ाइन हम क्यों कर रहे होते हैं, एनालिसिस में क्या होता है, डिज़ाइन में क्या होता है, जस्ट एक ओवरव्यू देखा था। आज हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा डिटेल में इन चीज़ों को हम डिस्कस करें। SDLC डिस्कस किया था हमने एट द एंड ऑफ क्लास, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल व्हेन वी आर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर। सो देयर आर सो मैनी फेजेस थ्रू व्हिच अ सॉफ्टवेयर कैन गो थ्रू। तो वो सारे फेजेस का हमने थोड़ा बहुत ओवरव्यू देखा था कि प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग में जो हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आती हैं कोई भी सॉफ्टवेयर की, तो सबसे पहले हम उसको प्लान करते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज होता है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को हम गैदर करते हैं, लिस्ट डाउन करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, फिल्टराइज करते हैं, प्रॉपर उसको अंडरस्टैंड करते हैं। उसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें हमारे पास जो है वो कस्टमर्स भी होते हैं, हमारे पास जो है डोमेन एक्सपर्ट्स भी होते हैं, हमारे पास सेल्स मार्केटिंग की टीम भी होती है। सो वहाँ से हम उस प्रोडक्ट की, उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, उसको लिस्ट डाउन करते हैं एंड वंस वी हैव गैदर द रिक्वायरमेंट्स, द नेक्स्ट फेज इज डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, हम उसको फीचर बाय फीचर डिटेल में डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं, दैट इज एनालिसिस फेज। देन फिर हम उसका डिज़ाइन फेज, जो एनालिसिस का इनपुट होता है जिसमें हमारे पास SRS डॉक्यूमेंट बनती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, उस SRS को हम एज ए सोर्स ऑफ इनपुट कंसीडर करते हैं डिज़ाइन फेज के लिए। जब हमारे पास डिज़ाइन फेज आ जाता है तो उस डिज़ाइन फेज में हम क्या करते हैं, डिज़ाइन में हम अपने पूरी एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर खड़ा करते हैं। लाइक डेटाबेस कैसा बनेगा, क्लास डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ER डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एंटिटी रिलेशन कौन कौन सी एंटिटीज होंगी, क्लासेस के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, मेथड्स क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम एक लेआउट जनरेट कर लेते हैं। और फिर डिज़ाइन के बाद हम जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन या डेवलपमेंट फेज में। डेवलपमेंट फेज में जो चीज़ हमने डिज़ाइन की होती है, लाइक जो क्लास डायग्राम बनाई होती है, जो डेटाबेस डायग्राम बनाई होती है, उसको फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर जब एप्लीकेशन हमारी डिज़ाइन होना शुरू हो जाती है तो फिर हम उसको टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग के लिए हमारे पास दो अप्रोच यूजली यूज होती हैं, ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स। इनिशियल हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग होती है। यूनिट मीन्स वन, जो आपने जो सबसे स्मॉलेस्ट मॉड्यूल लिखे हैं, आप उन मॉड्यूल्स को टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। जब आपने टेस्टिंग करनी स्टार्ट कर दी,
सो वन बाय वन फिर आप उन मॉड्यूल्स को आपस में पहले इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को टेस्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग मींस वन। इंडिविजुअल मॉड्यूल को टेस्ट करने के बाद आप पूरे सिस्टम को एक साथ इंटीग्रेट कर देंगे, मींस फीचर्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, कम्युनिकेट थ्रू मेथड कॉलिंग या मैसेज, जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा होता है। तो उस कॉलिंग के थ्रू जब हम सारे मेथड को आपस में पूरे सिस्टम को एक साथ कर लेंगे, उसके बाद फिर हम उसमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे कि वो इंडिविजुअल मॉड्यूल वो मॉड्यूल जो इंडिविजुअली टेस्ट होकर प्रॉपर वर्क कर रहे थे, इंटीग्रेशन के बाद भी वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लाइक मेथड कॉल करते वक्त डाटा टाइप मिसमैच तो नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग। फिर हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद फिर हम देखते हैं सिस्टम टेस्टिंग। अगर कोई हार्डवेयर ऐड ऑन करना है, कोई और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर ऐड ऑन करना है, पूरे आपका जो आपने डेवलप किया उसको एज अ सिस्टम आप फिर टेस्ट कर रहे होते हैं। लाइक उसमें यूजर्स वगैरह क्रिएट करना शुरू करते हैं आप, उसमें और सॉफ्टवेयर अगर है कोई एम्बेडेड सॉफ्टवेयर वो ऐड ऑन करते हैं, कुछ हार्डवेयर वगैरह एम्बेड करना है वो उसमें एम्बेड करने के बाद पूरे सिस्टम को एज अ होल टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद आप यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं, जब आपकी यूनिट इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म हो गई। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यूएटी में भी मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक अल्फा टेस्टिंग होती है, एक बीटा टेस्टिंग होती है। अल्फा टेस्टिंग जो इन हाउस डेवलपमेंट, जहां पे सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है वहीं पे आप उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करें, दैट इज कॉल्ड अल्फा टेस्टिंग। और बीटा टेस्टिंग वो होती है और अपने ही एनवायरनमेंट में, यानी कि जहां डेवलप हुआ है वहीं उसी एनवायरनमेंट में उसी ऑफिस में बैठ के आप उसके आपके अपने डेवलपर्स उसको टेस्ट कर रहे हैं। बीटा टेस्टिंग क्या होती है कि उस एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को जिस एनवायरनमेंट में रन होना है वहीं क्लाइंट साइड पे जाके आप उसको रन करते हैं, और कुछ जो है वो नंबर ऑफ क्लाइंट्स के साथ, नंबर ऑफ यूजर्स के साथ बैठकर आप उसको टेस्ट करते हैं, सो दैट क्लाइंट भी उसको यूज करे, यूजर भी उसको यूज करे, और आपको वो लाइव जो भी अपडेट्स हैं वो साथ साथ देता रहे कि क्या क्या करेक्शन है, क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कोई डिफेक्ट आ रहा है। उसके बाद फिर आप उस एप्लीकेशन को, जब टेस्टिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि बग फ्री एप्लीकेशन है, कोई डिफेक्ट नहीं है, पूरी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, देन उसके बाद आप उसको क्या कर देते हैं, उसके बाद आप उसको डिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉय मीन्स उसको लॉन्च कर देते हैं उस एनवायरनमेंट में जहां उसको रन होना है, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में। फिर लॉन्च करने के बाद फिर यूजर उसको यूज करते हैं, मीन्स वो आपकी एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर लाइव हो गया, आप लोग उसको यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो फिर प्रॉब्लम रिपोर्ट होती है मेंटेनेंस टीम के पास, फिर मेंटेनेंस टीम उसको जो है वो मेंटेन करती है। ये हमारे पास थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, जो हमने कल डिस्कस किया था। जी नोमान। मिस मैं आप जी, आपकी आवाज नहीं आ ये रही। मिस अब आ रही है आपको मेरी आवाज़? जी जी, आप क्लियर है। मिस मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने भी अल्फा टेस्टिंग और ये बीटा टेस्टिंग बताई है मिस, ये जो है मिस, ये ब्लैक टेस्टिंग है या फिर वाइट टेस्टिंग की जो है एग्जांपल, मतलब तो उसके अंदर आती है? अल्फा टेस्टिंग में जो है दोनों चीजें आती हैं। अल्फा टेस्टिंग में आपकी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी आती है और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी आती है, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन है वो अभी इन हाउस के अंदर है। अल्फा टेस्टिंग मतलब है कि आपने कस्टमर को नहीं दिखाया, आपने खुद ही बनाया है और आप खुद ही टेस्ट कर रहे हैं। अब जब हम अल्फा टेस्ट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आपकी बेसिकली फ्रंट एंड बेस्ड टेस्टिंग होती है, और वो ज्यादातर आपके जो है वो टेस्टिंग टीम, जो इन हाउस टेस्टिंग टीम है वो टेस्ट कर रही होती है। और जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, जो कोड लेवल, पहले व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है मींस कोड लेवल पर, जिसमें मैंने आपको यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग ये सब बताया है। तो पहले ये परफॉर्म होता है, जब ये कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर फ्रंट एंड टेस्ट होता है। पहले बैक एंड पे कोड, और कोड वगैरह जो है वो ज्यादातर जो डेवलपर्स होते हैं वो डेवलपमेंट साइड आपकी जो है वो टेस्ट कर रही होती है कोड लेवल पे, जो हमारे पास व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। फिर उसके बाद जब वो ओके कर लेते हैं कि सिस्टम ओके है, कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोड बिल्कुल कंप्लीट है, फाइन है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, आपका जो सिस्टम है वो जाता है आपकी टेस्टर्स के पास, और वो टेस्टर्स फिर आपके सिस्टम को टेस्ट करते हैं, और वो यूजली बैकएंड पे टेस्ट नहीं कर रहे होते।
ठीक है, तो जब आपके पास व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हो जाती है, मींस कोड लेवल टेस्टिंग हो जाती है, जो यूजुअली आपके डेवलपर्स कर रहे होते हैं, वो फिर उसको ओके करके आगे भेज देते हैं। तो फिर वो आगे जाती है आपकी टेस्टिंग टीम के पास, जो आपके इंडिपेंडेंट टेस्टर्स विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। वो फिर उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। उसमें कुछ लेवल पे जहाँ उसको एम्बिगिटी होती है, तो हो सकता है वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी करें। यूजुअली वो फ्रंट एंड टेस्टिंग कर रहे होते हैं, फ्रंट एंड पे चेक करके देख रहे होते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग ठीक है। इन डेप्थ एनालिसिस आपके डेवलपर्स करते हैं, जिन्होंने एक्चुअल कोड लिखा होता है, क्योंकि उनको कोड नॉलेज ज्यादा होती है। फिर उसके बाद जब आपकी ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इन हाउस टेस्टिंग पूरी कंप्लीट हो गई, उसमें जो है वो व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स दोनों होती है। फिर उसके बाद आप उसको बीटा टेस्टिंग के लिए कस्टमर साइड पर लॉन्च करते हैं। अब कस्टमर जो है वो यूजुअली बैकएंड की नॉलेज उसको नहीं है, ठीक है, वो हो सकता है कि वो नॉन टेक्निकल यूजर हो, तो वो भी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करके फ्रंट एंड पे आपकी एप्लीकेशन को चला के देख रहा होता है कि मेरे रिक्वायर्ड फीचर्स क्या थे और आपका सिस्टम उसी के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यूजुअली जो कस्टमर या क्लाइंट होते हैं, वो आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मींस अब वो समझ रहे होते हैं कि सिस्टम इज लाइव, नाउ वी आर यूजिंग द सिस्टम, तो उसमें वो बैकएंड चेक नहीं कर रहे होते। जी, यहाँ तक कोई सवाल? मैम प्ले स्टोर वगैरह पे जो बीटा प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं कि ज्वाइन करने के, उनमें अपडेट्स आती हैं, जो बीटा प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए सबसे पहले अपडेट्स आती हैं, उसके बाद फिर वो वर्ल्ड वाइड लॉन्च होती है। ये वही बीटा प्रोग्राम्स होते हैं, बीटा टेस्टिंग हो रही होती है। देखो, इट डिपेंड्स, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जब सॉफ्टवेयर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, तो कोई नई अपडेट या कोई नया वर्जन आ रहा होता है, तो फिर उस पर डेवलपमेंट टीम ये डिसाइड करती है कि अगर हम नए फीचर पे इसको लॉन्च कर दें, तो हो सकता है इसकी जो है वो एफिशिएंसी और ज़्यादा बेटर हो जाए। तो फिर वो उसी डेवलपमेंट को, जो चीज़ डेवलप, क्योंकि ज़ाहिर स्क्रैच से होगा नहीं, तो फिर वो उसको एक नेक्स्ट रिलीज के तौर पे एक नया अपडेट रिलीज करते हैं और फिर उसको दोबारा टेस्ट करते हैं कि जो हमने नए फीचर पे या नई अपडेट पे उसको हम चेंज कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो आफ्टर दैट ट्रांजिशन उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो जब आप स्विच कर रहे होते हैं, कोई नई इन्हेंसमेंट आ रही होती है। जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो मेंटेनेंस की हमारे पास डिफरेंट टाइप होती है। एक होती है हमारे पास एडॉप्टिव मेंटेनेंस, एक होती है हमारे पास करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस हम तब कर रहे होते हैं जब हमारे पास कोई, हमारा यूजर या कस्टमर कोई डिफेक्ट, बग या कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट करता है, मीन्स उसको करेक्ट करने के लिए आप मेंटेन कर रहे हैं। एडॉप्टिव मेंटेनेंस इज दैट कि आप जिस करंट वर्जन पे काम कर रहे हैं उससे बेटर कोई आपके पास अपडेट आ गई, कोई बेटर वर्जन आ गया, तो इम्प्रूवमेंट के लिए आप उसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेंटेनेंस एज वेल। तो उसके लिए जब आप चेंज कर रहे होते हो, तो चेंज करने के बाद और जब करेक्शन करते हो, तो उसके बाद टेस्टिंग तो अगेन डेफिनेटली होगी। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल?
ओके, सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स क्या होते हैं हमारे पास कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के ये जो हमने मेन फेजेस देखे कि प्लानिंग है, एनालिसिस है, डिजाइन है, कोडिंग है। एसडीएलसी तो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल मींस लीनियर। एसडीएलसी को हम लीनियर भी कहते हैं, ट्रेडिशनल भी कहते हैं, वाटरफॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे नेम है इसके। जब हम एसडीएलसी की बात कर रहे होते हैं तो इसके जो फेजेस हैं, क्या ये फेजेस हमेशा इसी सीक्वेंस में परफॉर्म होने चाहिए या इसके अलावा हम इन फेजेस को, अच्छा अब डिपेंडेंसी ये है कि कोडिंग कभी भी एनालिसिस से पहले नहीं हो सकती, डिजाइन के लिए भी एनालिसिस जरूरी है। इसी तरह टेस्टिंग को आप कोड से पहले कर नहीं सकते, तो ये होंगे तो इसी सीक्वेंस में। लेकिन क्या पूरे प्रोजेक्ट के साथ हम पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग एक साथ करें, एनालिसिस एक साथ करें? तो ये कुछ लिमिटेशन है अगर हम एसडीएलसी मॉडल यूज करते हैं तो। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स। हमारे पास बहुत सारे जो हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स हैं जो हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि हमने किस तरीके से अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। हर किसी के कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेस हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस और कुछ सुटेबल सिनेरियोज हैं कि कहाँ पे कौन सा मॉडल फिट हो सकता है और कौन सा मॉडल फिट नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम कौन सा प्रोसेस मॉडल चूज करेंगे ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे। एक तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, जो रिसोर्सेज है उनका स्किल सेट क्या है, आपके प्रोजेक्ट की नेचर क्या है, जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो या जो एप्लीकेशन आप डिज़ाइन करने जा रहे हो उसकी नेचर क्या है। ठीक है, और आपके पास जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इफेक्ट कर रहे होते हैं इस डिसीजन पे कि हमने कौन सा प्रोसेस मॉडल चूज करना है। ठीक है, काम फेजेस सारे यही हैं हर मॉडल के, लेकिन उसमें हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि क्या पूरे प्रोजेक्ट के एनालिसिस डिजाइन एक साथ करना है या चंक्स में करना है या आइट्रेशन में करना है, तो फिर वो हम सारे प्रोसेस मॉडल वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, वाई मॉडल लाइफ साइकिल, हमें लाइफ साइकिल की जरूरत क्यों है? forms a common understanding of activities among the software developers, helps in identifying inconsistencies, redundancies and omissions in the development process। ठीक है, आपको हेल्प आउट कर रही होती है कि हमें स्मूथ किस वे में काम करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं जो हमें जो है वो आगे जाके आ सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो उसकी साथ साथ आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन भी आप साथ साथ कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोसेस मॉडल हेल्प आउट कर रहा होता है कि आपने ये सारे टास्क किस तरीके से अचीव करने हैं। द डेवलपमेंट टीम मस्ट आइडेंटिफाई अ सुटेबल लाइफ साइकिल मॉडल। ठीक है, पहले आपकी डेवलपमेंट टीम को ये आइडेंटिफाई करना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट मॉडल कौन सा होगा। देन आफ्टर डिसाइडिंग द मॉडल, उन्होंने चूज कर लिया कि हम इस मॉडल पे काम करेंगे, देन अडहेयर टू इट मींस थ्रू आउट आपने वही प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, उसके जो टूल्स, टेक्नोलॉजीज और जो प्रोसेसेस हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उनको एज इट इज ही फॉलो करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने प्रोसेस मॉडल तो चूज कर लिया लेकिन आप काम अपनी मर्जी का कर रहे हैं, आपने उसी को ही फॉलो करना है और उसी को थ्रू आउट द प्रोजेक्ट कंसीडर करना है। Primary advantage of adhering to a life cycle model is helps in development of software in a systematic and disciplined manner। यानी कि जो उसकी गाइडलाइंस हैं उस प्रोसेस मॉडल की, आपने उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करना है। हेल्प डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इन अ सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन मैनर, कि आप एक सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन मैनर, क्योंकि जब आप कोई चीज़ फॉलो कर रहे होते हैं, उसकी गाइडलाइंस होती हैं, उसके स्टैंडर्ड होता है, उसके टेम्पलेट होता है, तो आप उसको एज इट इज ही फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास एक पैटर्न मौजूद है। आपने क्या करना है, आपने उस पैटर्न को फॉलो करना है। तो आपने मॉडल जब चूज कर लिया तो थ्रू आउट आपने उसी मॉडल को वैसे ही फॉलो करना है। When a software product is being developed by a team, जब एक टीम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप कर रही होती है, there must be a precise understanding among team members as to when to do what। ठीक है, आपके जो टीम मेंबर्स हैं जब कोई प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करें तो उनको स्टार्ट से ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमने किस तरीके से किस डायरेक्शन में काम करना है, और उनको प्रोसेस जो मॉडल चूज किया है उस पर किस तरीके से काम करना है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज इट वुड लीड टू chaos एंड प्रोजेक्ट फेलियर। ठीक है, अगर हमें पता ही नहीं है कि हमने किस डायरेक्शन में काम करना है और कोई सीक्वेंस नहीं है तो उसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं।
ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए हैं कि अगर ये चीज़ें फॉलो होंगी तो आपका सॉफ्टवेयर कभी भी जो है वो सक्सीडेड नहीं हो सकता। और वो क्या रीजंस हैं? वन इंजीनियर स्टार्ट्स राइटिंग कोडिंग, वही चीज़ कि ना प्रॉपर एनालिसिस हुआ है, ना डिज़ाइन हुआ, और आपके एक इंजीनियर ने स्टार्ट से ही कोड राइट डाउन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अनदर कंसंट्रेट्स ऑन राइटिंग द टेस्ट डॉक्यूमेंट फर्स्ट, और अनदर इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं? वो टेस्ट डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं कि हमने क्या क्या किस किस क्राइटेरिया पे अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करना है। मीन्स कोई सीक्वेंस ही नहीं है, कोई प्रॉपर वर्क फ्लो नहीं है कि पहले हमने क्या काम करना है, किसी ने कोई स्टार्ट कर दिया, कोई कुछ कर रहा है। Yet another engineer first defines the file structure, दूसरा इंजीनियर जो है वो क्या कर रहा है? वो फाइल स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से होनी चाहिए, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, कौन कौन सी डायग्राम्स होनी चाहिए। अनदर डिफाइंस द इनपुट आउटपुट फॉर हिज पोर्शन फर्स्ट, और एक और इंजीनियर क्या कर रहा है कि जो उसका टास्क है उस टास्क से रिलेटेड इनपुट आउटपुट क्या होगा, कैसे कलेक्ट होगा, उस पर फोकस करें। कोई एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है कि किसने क्या काम करना है, हर कोई अपने अपने एंड पे काम कर रहा है। When a life cycle model is adhered to, the project manager can at any time fairly accurately tell, जब आप एक प्रॉपर वर्कफ्लो मैनेज पे काम कर रहे होगे, फॉलो कर रहे होगे, तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर इजीली बता सकता है कि हम अभी कौन से फेज में हैं, क्या क्या टास्क परफॉर्म हो चुके हैं। नहीं तो आपके प्रोजेक्ट को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप कोई प्रॉपर वर्कफ्लो फॉलो नहीं कर रहे कि क्या काम करना है, कैसे करना है, तो प्रोजेक्ट को ट्रैक करना और कंट्रोल करना, मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो प्रोसेस मॉडल आता है उसमें आता है हमारे पास वाटरफॉल, सीक्वेंशियल, लीनियर, ट्रेडिशनल, बहुत सारे इसके नाम हैं। दिस मॉडल इज आल्सो known as software life cycle, classical life cycle and linear sequential model, introduced by Royce in 1970. The outcome of one phase act as the input for the next phase. जो हमने SDLC के phases पढ़े हैं वही phases होंगे सारे, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंसी क्या है कि जब तक एक फेज का आउटपुट नहीं आएगा हम दूसरे फेज को स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नेक्स्ट फेज जो है वो डिपेंडेंट है इससे प्रीवियस वाले फेज के आउटकम का, रिजल्ट का। The outcome of one phase act as the input for the next phase sequentially. आप सीक्वेंस में काम कर रहे होते हैं, लाइक सबसे पहले प्लानिंग होगी, प्लानिंग कंप्लीट होगी, उसके रिक्वायरमेंट कंप्लीट होंगी, तभी आप उस प्रोजेक्ट की एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं, वरना डिपेंडेंसी है, आप नेक्स्ट फेज स्टार्ट नहीं कर सकते। All these phases are cascaded to each other, in which progress is seen as flowing steadily downwards like a waterfall through the phases. हर फेज दूसरे के बाद स्टार्ट होगा और प्रोग्रेस आप इजीली व्यू कर सकते हैं कि अभी हम किस फेज में हैं, और इसका आपको जो है वो इस तरीके से होगा लाइक अ वाटरफॉल, जैसे पानी ऊपर से गिर रहा होता है तो उसका क्या है, वन बाय वन, इसी तरह यहाँ पे वन बाय वन फेजेस फॉलो हो रहे होंगे। The next phase is started only after the defined set of goals are achieved for previous phase and it is signed off, so the name waterfall model. नेक्स्ट फेज जब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक प्रीवियस फेज जो उससे पहले वाला फेज है उसके तमाम गोल्स अचीव ना हो गए हो, जो टारगेट्स हो या जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हो वो कंप्लीट ना हो गई हो, आप नेक्स्ट फेज स्टार्ट नहीं कर सकते। It suggests a systematic sequential approach to software development that begins at the system level and progresses through the analysis, design, coding, testing and maintenance. These are the main phases. Analysis होगा, design होगा, coding होगी, testing होगी and maintenance. हम इसी sequence में काम करेंगे। Analysis, design, implementation, testing, deployment. In case अगर in between किसी भी phase में कोई problem आती है, लेट सपोज टेस्टिंग में आई और हमें लग रहा है कि डिजाइन का इशू है, तो हम डायरेक्ट डिजाइन में नहीं जा सकते, हम जिस सीक्वेंस में आए हैं हमें उसी सीक्वेंस में वापस जाना पड़ेगा। और एक जगह चेंज करेंगे तो उसका रिफ्लेक्ट, लेट सपोज अगर टेस्टिंग में जाके मुझे कोई एरर पता चला और मुझे पता चला ये एनालिसिस फेज का एरर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम वापस उस सीक्वेंस में जाएंगे, एनालिसिस फेज में उस एरर को करेक्ट करेंगे, फिर उसका इम्पैक्ट डिजाइन पे देखेंगे, फिर उसका जो चेंजेस हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में करेंगे और फिर दोबारा से रीटेस्ट करेंगे। सो ये इस मॉडल की एक लिमिटेशन है। एडवांटेज तो ये है कि सिंपल मॉडल है, हर कोई इसको आराम से यूज कर सकता है, ऐसे जिसकी कोई इतनी ज्यादा जो है वो टेक्निकलिटी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, बस ये फेजेस है, इन फेजेस को आपने सीक्वेंस में परफॉर्म करना है। ये एडवांटेज है कि सिंपल है, इजी टू यूज है, ट्रेडिशनल मॉडल है, बहुत टाइम से यही यूज होता आ रहा है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, फर्स्ट डिसएडवांटेज ये कि डिपेंडेंसी, जब तक अगर आप कहीं एक फेज में स्टक हो गए आप नेक्स्ट फेज स्टार्ट नहीं कर सकते।
ठीक है, जब तक एक फेज में प्रॉब्लम है नेक्स्ट फेज में आप नहीं जा सकते। एक फेज जब तक कंप्लीट नहीं होगा नेक्स्ट फेज पे काम नहीं होगा। और यहाँ पे डिपेंडेंसी इस तरीके की है कि सब लोग एक साथ काम नहीं कर रहे होंगे। टेस्टर्स वेट कर रहे होंगे कि जब तक मेरे पास कोड नहीं आएगा मैं कुछ काम नहीं कर सकता, ठीक है, वो वेटिंग स्टेट पे होंगे। इसी तरह जो डेवलपर्स हैं वो भी वेटिंग स्टेट पर होंगे, जब तक उनके पास एनालिसिस और डिजाइन नहीं आता उनके पास कुछ है ही नहीं इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। वेट एंड लॉग वाली चीज बहुत ज्यादा है कि आप वेट करें, परफॉर्म करें, जब तक आपके पास रिजल्ट नहीं आता आप कुछ जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, आप वेटिंग स्टेट में रहेंगे। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे मैंडेटरी है कि आप इनिशियल फेज पे ही सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर लें, क्योंकि आप पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ लेके चल रहे हैं। सारी रिक्वायरमेंट्स पहले एक साथ गैदर होंगी, फिर उसके बाद आप उसका एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद जब एनालिसिस कंप्लीट होगा आप डिजाइन फेज में जाएंगे। अब लेट से कस्टमर कह रहा है कि मुझे एक फीचर और ऐड ऑन करवाना है, तो रिक्वायरमेंट में चेंज आया, फिर आपको दोबारा से रीवर्क करना पड़ेगा, उस रिक्वायरमेंट को आपको अपने एनालिसिस में दोबारा ऐड ऑन करना पड़ेगा, फिर वही चीज डिजाइन में भी रिफ्लेक्ट होगी। जितना आगे जाएंगे, अगर जितना आगे जाके एरर आ रहा है उतना ज्यादा आपको जो है रिवर्क करना पड़ेगा, उसको ठीक करने की कॉस्ट और टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। जितनी कम लेवल पे कम फेज पे स्टार्ट के फेजेस में एरर आएगा उसको आइडेंटिफाई करना और करेक्ट करना आसान होगा, जितना लेटर एरर आइडेंटिफाई होगा उतना उसको ठीक करने की कॉस्ट टाइम एफर्ट ज्यादा लगेगा, ठीक है। और एक और डिसएडवांटेज ये है कि एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट फेज प्लानिंग में ही आप कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे होंगे। आफ्टर दैट पूरे लाइफ साइकिल प्रोसेस में कस्टमर से कम्युनिकेशन नहीं है टिल द लास्ट फेज, जब तक वो डिप्लॉय नहीं हो जाता। अच्छा, एक स्टूडेंट की क्यूरी आई है कि डिप्लॉयमेंट बता दें। अच्छा, डिप्लॉयमेंट फेज अगर किसी को समझ आई है तो प्लीज एक्सप्लेन कर दें जरा। अगर कहीं स्टक होंगे तो फिर मैं आपको करेक्ट कर दूंगी। जी, अगर कोई वॉलंटियरली बताना चाह रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट क्या होती है तो जरा एक दफा रिपीट कर दें, जिसको सही से समझ में आया है कि डिप्लॉयमेंट में होता क्या एक्चुअली। जी क्लास, नो वन। हाँ तो बेटा अनम्यूट होके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ना, डायरेक्ट मैसेज नहीं करो। एक बच्ची का क्वेश्चन है तो हो सकता है कि आपके एक्सप्लेन करने से एक बच्ची को, वो जो बच्ची है उनको समझ आ जाए। मैम अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है उसको हम किसी डोमेन के साथ इंटीग्रेशन करवाते हैं, डिप्लॉय मतलब पोस्ट करके इंटीग्रेशन करवा के ऑडियंस के लिए दे दी, तो उसको डिप्लॉयमेंट बोलेंगे। अच्छा, एनीवन एल्स? कोई और अगर फाइनल अपना प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर के लिए रेडी करके उसको मतलब टेस्टिंग फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज सबसे गुजार कर जो फाइनल जो टचेस देने के बाद जो प्रोडक्ट रेडी होता है वो डिप्लॉयमेंट के लिए जा सकता है, कंज्यूमर के लिए रेडी होता है वो। डिप्लॉयमेंट एक्चुअली होती क्या है? डिप्लॉय कर देने का क्या मतलब है? मैं अगर कह रही हूँ कि मैंने अपना सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर दिया तो इसके क्या मीनिंग है? इंटरनेट पर डाल दिया, हर कोई यूज कर सकता है। मींस रेडी टू यूज, बेसिकली लॉन्च कर दिया, कस्टमर मतलब साइट पे लाइव कर कर दिया, सकता है वो। कस्टमर के हैंड ओवर कर दिया, उसको लॉन्च कर दिया, नेटवर्क पे डाल दिया, वेबसाइट पे डाल दिया, इंटरनेट पे कर दिया, मतलब जो भी उसका सिनेरियो है, नाउ इट्स रेडी टू यूज। इम्प्लीमेंटेशन और डिप्लॉयमेंट में ये डिफरेंस है कि इम्प्लीमेंटेशन वो होती है कि जो चीज आपने डिजाइन किया है अब आप उसको कोड कर रहे हैं। आप डेटाबेस डिजाइन बनाया, आपने टेबल्स बनाए, टेबल्स में क्यूरीज लिखी है आपने, अगर विजुअल स्टूडियो की मैं एग्जांपल लूं तो आपने फ्रंट एंड बनाया, ठीक है। फ्रंट एंड के बाद आपने पीछे क्लासेस बनाई, आपका डाटा जो है वो क्लासेस के थ्रू डेटाबेस में जा रहा है, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। आपने कोई एपीआई कॉन्फ़िगर की, सब चीजें ऐड ऑन कर दी, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। एक सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया लेकिन आपके पास इन हाउस डेवलपमेंट जो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, कंपनी ने उसको डेवलप किया है उसी के पास है, सारी चीजें कंप्लीट हो गई, कंप्लीट सिस्टम है, सब कुछ हो गया, कोड भी हो गया, और उसके बाद फिर अब आप क्या करेंगे, आप उसको टेस्ट करेंगे अपने पास। सारी टेस्टिंग कर ली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग कर ली, जब आपकी सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, आप जो है वो कंफर्म हो गया कि कोई एरर्स नहीं है, बग्स वगैरह जो टेस्टिंग में आया आपने उसको एलिमिनेट किए,
करेक्ट किए, अब आपकी एप्लीकेशन बग फ्री हो गई, डिफेक्ट फ्री हो गए, अब आपने उसको क्या किया, नाउ इट्स रेडी टू यूज। सो अब आपने क्या किया, उसको ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट जहां एक्चुअली उस एप्लीकेशन ने चलना है वहां पे जाके आपने उस एप्लीकेशन को लाइव कर दिया, रन कर दिया। तो अब कस्टमर उसको डायरेक्टली यूज कर सकता है, अब वो कस्टमर के हैंड ओवर है। इम्प्लीमेंटेशन अभी डेवलपमेंट टीम के पास है, कोड कंप्लीट किया, सब चीजें इंटीग्रेट की आपस में, यूजर इंटरफेस बनाया, बैक एंड पे कोड लिखा, डेटाबेस से कनेक्टिविटी की, कोई एपीआई वगैरह सब कॉन्फ़िगरेशन सब कंप्लीट, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। पूरा सिस्टम कंप्लीट हो गया, आपकी अपनी डेवलपमेंट टीम के पास है, आपने उसको टेस्ट करा, टेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, डिफरेंट फेजेस ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म करके जब सारी चीजें क्लियर हो गई, कोई डिफेक्ट आप अब आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, तो फिर आपने उसको कस्टमर के हैंडओवर कर दिया, कस्टमर के और को जहां इस एप्लीकेशन को एक्चुअली चलना है वहां पे उसको लाइव करके आपने चला दिया, दैट इज डिप्लॉयमेंट। वाटरफॉल की एप्लीकेशन क्या है? Every software developed is different and requires a suitable SDLC approach to follow based on the internal and external factors. Some situations where the use of waterfall is most appropriate are, यानी कि ये suitable scenario बता रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए waterfall जो है मॉडल should be used, where requirements are very well documented, clear and fixed. क्योंकि हमने देखा कि इसके फर्स्ट फेज में ही हमें सारी रिक्वायरमेंट्स लेनी है और हम रिक्वायरमेंट्स में बार बार चेंज नहीं कह रहे, ठीक है। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट लिस्ट डाउन होनी चाहिए और फिक्स होनी चाहिए, मींस उसमें बार बार चेंज ना आए, क्योंकि आपकी ये रिक्वायरमेंट फिक्स हुई, लॉक हुई, तभी आप एनालिसिस पे काम स्टार्ट करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट्स आपके पास बहुत ज्यादा चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, बार बार चेंज हो रहा है, ग्रोथ बहुत ज्यादा है रिक्वायरमेंट्स की और कंसिस्टेंट भी नहीं है, तो फिर उसके लिए ये मॉडल जो है वो बेस्ट सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट का फिक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट फिक्स होगी तो आप नेक्स्ट फेज पे जाएंगे। अब आप बहुत आगे चले गए, लेट से आपने कोडिंग स्टार्ट कर दी, कस्टमर ने कहा कि मुझे एक और फीचर ऐड करना है, तो फिर आपको दोबारा रिवर्क बैकवर्ड जाना पड़ेगा, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट नहीं आई उसको अपने एनालिसिस में ऐड ऑन करना पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट डिजाइन में भी शो करना पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट फिर कोड में दोबारा से आपको, तो रिवर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए मैंडेटरी है कि रिक्वायरमेंट्स पहले से क्लियर हो और फिक्स हो और आप उसको प्रॉपर्ली कहीं लिस्ट डाउन भी करें। प्रोडक्ट डेफिनेशन इज स्टेबल, यानी कि प्रोडक्ट, आपके जो प्रोडक्ट है, जो प्रोजेक्ट है, उसका स्कोप स्टेबल हो, ऐसा ना हो कि चीजें बार बार चेंज हो रही हो, ठीक है। पहले से ही हमारे पास फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव हो कि हमें क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियरली फ्रॉम स्टार्ट, ऐसा ना हो कि बार बार चीजें चेंज हो रही हो। टेक्नोलॉजी इज अंडरस्टूड एंड इज नॉट डायनेमिक, जिस टेक्नोलॉजी पे आपने काम करना है वो पहले से आपको पता है और डायनेमिक ना हो, स्टैटिक हो, चेंज ना हो आगे जाके, बस इसी टेक्नोलॉजी पे हम काम करेंगे, ये मॉडल यूज करते हो, ये टेक्नोलॉजी है, ये डेटाबेस होगा, ये हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, इसके थ्रू ये टूल्स हम यूज करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी, आप पहले से ही डिटरमाइन कर दें कि ये चीज हम ऐसे करेंगे। देयर आर नो एम्बिगियस रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स में कोई एम्बिगिटी ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, सब चीजें बिल्कुल क्लियर हो। ample resources with required expertise are available to support the product, ठीक है। आपके ऐसे रिसोर्सेज जिनकी रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज है वो हमेशा आपके पास मौजूद हो, सो दैट आप इस पे काम कर सकें, मीन्स आपकी जो टीम है उसके आप जो रिसोर्सेज हैं उनका स्किल सेट आपको पता हो कि किसकी एक्सपर्टीज कहाँ है, कौन ज्यादा अच्छे कोड कर सकता है, कौन ज्यादा बेटर टेस्टिंग में ज्यादा बेटर है, तो मीन्स आपके पास हर चीज पहले से डॉक्यूमेंटेड हो और आपके प्रोजेक्ट का साइज शॉर्ट हो। अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो जाहिर सी बात है एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए आप रिक्वायरमेंट्स को फिक्स नहीं कर सकते, बार बार रिक्वायरमेंट चेंज हो रही होंगी। अगर प्रोजेक्ट का स्कोप छोटा है, फाइनल है, प्रोजेक्ट के फीचर्स कम है, तो उसके लिए आप वाटरफॉल मॉडल यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कुछ डिसएडवांटेजेस इसके शेयर किए। It suffers from the fact that the client feedback is received when the product is finally delivered, ठीक है। यहाँ पे आप कस्टमर से कब कम्युनिकेट करेंगे? क्लाइंट से फर्स्ट पे जब वो रिक्वायरमेंट्स दे रहा होगा, और जब एप्लीकेशन टेस्ट हो जाएगी उसके बाद आप उसको फाइनली जब वो रेडी हो जाएगी, जब आप उसको डिलीवर कर रहे होंगे, तभी आप जो है वो क्लाइंट से कम्युनिकेट करेंगे। तो उसका फीडबैक आपको वहीं मिलेगा जब आप सारा काम कर चुके होंगे, और अगर इन बिटवीन कोई प्रॉब्लम है या क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो वो सारा काम आप कर चुके हैं, आपको फिर रिवर्क करना पड़ेगा। And hence any errors in the requirement specification are not discovered until the product is sent to the client after completion. Like let's say आपने कस्टमर से कम्युनिकेट किया, रिक्वायरमेंट्स ली, उसमें एक चीज या एक रिक्वायरमेंट प्रॉपर्ली गैदर नहीं हुई, उसकी वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई नहीं हो सकी कि उसमें करना क्या था, वही एम्बिगियस
इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट के साथ आपने एनालिसिस किया, डिजाइन किया, कोड किया, इम्प्लीमेंट किया, टेस्ट किया और कस्टमर को दिखा दिया। अब उसने कहा नहीं ये चीज तो मैंने फीचर ऐसे तो नहीं कहा था, ये फीचर तो मैंने ऐसे बताया था। तो इन बिटवीन कहीं कस्टमर से कम्युनिकेशन नहीं हुई, कहीं उसका फीडबैक नहीं लिया, एट द एंड जब सारा काम हो गया उसके बाद आप कस्टमर को दिखा रहे हैं और वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। This therefore has major time and cost related consequences। तो फिर इस मॉडल में बहुत ज्यादा टाइम और कॉस्ट वाले जो है वो इशू बहुत ज्यादा आता है इस तरह के सिनेरियोज में, क्योंकि आप कस्टमर से कम्युनिकेट बहुत कम कर रहे हैं। और अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो सारी रिक्वायरमेंट कस्टमर भी एक साथ आपको नहीं बता सकता। एक्सप्लिसिटली सारी रिक्वायरमेंट एक साथ बता देना इज नॉट फिजिबल। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इस मॉडल की। अगर इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे, प्रोटोटाइपिंग मॉडल। मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फौरन ज्वाइन करेंगे। मैम जैसे हम एक प्रोजेक्ट बना के देते हैं, जैसे चैटिंग सॉफ्टवेयर बना के देते हैं और उस पर आ जाता है कि वॉइस कॉल भी होनी चाहिए और वीडियो कॉल भी होनी चाहिए, तो वो क्या इन्हें बाद में अगर रिक्वायरमेंट आ रही है तो ये सही होगा या नहीं, ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं फिर इसको नहीं? फिर हम मेंटेनेंस के उसमें कहेंगे कि एक दफा एप्लीकेशन लॉन्च हो गई, आपने एप्लीकेशन की सारी रिक्वायरमेंट्स आ गई, आपने बना के कस्टमर को दे दिया, अब कस्टमर कह रहा है कि इसमें ये भी चीज ऐड करें, ये भी चीज ऐड करें, तो फिर हम उसको ये कहेंगे कि ये मेंटेनेंस में आ रही है। मीन्स कि अब इसमें हम और फीचर, क्योंकि एक दफा जब चीज डेवलप हो गई उसके बाद कुछ चेंजेस उसमें आती हैं तो वो सब मेंटेनेंस कंसीडर होता है, अगर वो फीचर हो या वो कोई करेक्टनेस हो या वो कोई नई एडॉप्शन आपने करनी हो। सो वो मेंटेनेंस बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो मेंटेनेंस के उसमें आएगा। लेकिन अगर कस्टमर के हैंड ओवर करने से पहले वो कह रहा है कि मुझे ये फीचर भी ऐड ऑन कर दें, ये फीचर, तो फिर आप उससे कम्युनिकेट करेंगे कि हमें फिर इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा कॉस्ट चाहिए और हमें फिर टाइम आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपने और फीचर डिपेंड करता है कि वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मीटिंग एंड होने वाली है,